हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा और वेलकम बैक टू द लर्न बुक। भौतिक विज्ञान की इस सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित हम प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि। जो पीसा की झुकी हुई मीनार है उसके ना गिरने का कारण क्या हो सकता है, इन विकल्पों में से आपको बताना है। पहला विकल्प है वह शीर्ष भाग में पतली हो जाती है। दूसरा है वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। एंड सी विकल्प है इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। और डी विकल्प है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये पीसा की झुकी हुई मीनार है और इसके ना गिरने का कारण जो है वह है क्योंकि इसका गुरुत्व केंद्र जो है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है वो तल के अंदर रहती है, इसलिए यह झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है। कोई भी वस्तु अगर झुकी हुई हो लेकिन उसका जो ग्रेविटी सेंटर हो, उस ग्रेविटी सेंटर से जो ऊर्ध्वाधर जाने वाली लाइन है अगर तल के अंदर रहती है तो वह वस्तु गिरेगी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। कोई भी वस्तु जब तक स्थिर रहती है अगर उसके जो ग्रेविटी सेंटर से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है अगर उसके तल के अंदर है तो वह स्थिर रहेगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 2050 तक यह मीनार, जो पीसा की झुकी हुई मीनार है, पूर्ण रूप से गिर जाएगी क्योंकि इसके अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार तल से बाहर हो जाएगी। तो जैसे ही यह स्थिति आएगी वैसे ही पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो गिर जाएगी। और अनुसंधानकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया है कि ऐसा 2030 से 2050 तक होगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो देखिए कोई भी पिंड है वो पृथ्वी पर चाहे जहाँ पर हो, चाहे विषुवत रेखा पर हो चाहे ध्रुव पर हो, जो उसका द्रव्यमान होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो विषुवत रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। और चूँकि पृथ्वी चपटी है और पृथ्वी के विषुवत रेखा पर जो पृथ्वी की त्रिज्या है और ध्रुवों पर जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसमें लगभग 21 किलोमीटर का अंतर है। यानी कि जो विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या है वो 21 किलोमीटर ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या से अधिक है। इसलिए विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। न्यूनतम इसलिए होता है, यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसीलिए विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो न्यूनतम होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। और जो सी विकल्प है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये गलत है। गलत है इसलिए है क्योंकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। आइए इस डिस्क्रिप्शन को एक बार फिर देख लीजिए। किसी पिंड का भार उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। इसलिए भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम तथा ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, बारहमीर, बुद्धगुप्त या ब्रह्मगुप्त? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी ऑप्शन, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे और इन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, वायु में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ए ऑप्शन, गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते
अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी पर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। तो अगर अंतरिक्ष यान से जो कि चक्कर लगा रहा है, तो अगर उससे एक सेब बाहर छोड़ा जाए तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प है सी। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पिछला प्रश्न था उस पर हमने डिस्कस किया कि कोई भी पिंड हो या मनुष्य का शरीर ही क्यों ना हो, जो विषुवत रेखा होगा वहाँ पे उसका भार न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प, ध्रुवों पर अधिकतम। अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि यानी जो टाइम पीरियड है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो देखिए ये फार्मूला होता है आवर्तकाल का, टाइम पीरियड का। तो T बराबर 2π√L/g होता है, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि लंबाई अगर बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, अगर लंबाई घटेगी तो यह भी घटेगा। तो इसलिए यह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। और ये फार्मूला याद कर लीजिए, T बराबर 2π√L/g होता है। तो अगर इस फार्मूले के अनुसार देखा जाए तो लोलक की कला अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक का भार में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए जो लोलक घड़ियाँ होती हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, और सुस्त इसलिए होती हैं क्योंकि अब सुस्त होने का मतलब ये हो जाएगा कि जो उनकी टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। और वो कब बढ़ेगा, जो टाइम पीरियड होता है वो आपकी लंबाई पर निर्भर करता है, और लंबाई अगर बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, और अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो जो घड़ियाँ होंगी वो सुस्त हो जाएंगी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो गर्मियों में जो लोलक होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है और सर्दियों में घट जाती है। और चूंकि जो लोलक की कालावधि है वो लंबाई पर निर्भर करती है, इसीलिए जो लोलक घड़ियाँ होती हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं और ठंडियों में यानी शीत ऋतु में तेज हो जाती हैं। तो ये जो फार्मूला है T बराबर 2π√L/g बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के अनुसार देखिए दोनों प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए हैं। अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में मैंने डिस्कस किया कि जो पेंडुलम घड़ी होती है उसकी लंबाई शीतकाल में कम होगी, इसलिए शीतकाल में वो तीव्र गति से चल सकती हैं। तो पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती हैं क्योंकि इसका आवर्तकाल घट जाता है। तो अगर आवर्तकाल घटेगा, आवर्तकाल घटने का मतलब यह है कि शीत ऋतु में जो लंबाई होगी डोरी की वो घटेगी, और अगर लंबाई डोरी की घटेगी तो आवर्तकाल घटेगा। अगर आवर्तकाल घटेगा तो जो पेंडुलम घड़ी होगी वो तीव्र गति से चलेगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकंड या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है डायरेक्टली यही कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।